सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है पार्टीशन। कि जो ज़मीन है उसकी पार्टीशन जो है वो किस तरह से होगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है और ये चैप्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बराए मेहरबानी इनको जो है वो बहुत ध्यान से समझें। तो इसमें जो है वो सेक्शन 135 है सबसे पहले कि एप्लीकेशन कौन दे सकता है तकसीम की, ज़मीन की पार्टीशन की, ज़मीन की तकसीम की दरख्वास्त जो है वो कौन दे सकता है। तो सबसे पहले वो कहता है कि एनी जॉइंट ओनर में अप्लाई टू रेवेन्यू ऑफिसर फॉर पार्टीशन। कि कोई भी जो मुश्तरका मालिक है, जो जॉइंट ओनर है किसी ज़मीन का, वो रेवेन्यू ऑफिसर को पार्टीशन की दरख्वास्त दे सकता है। इफ़ अगर अगर वो बंदा जो हमने चैप्टर 6 में रिकॉर्ड ऑफ राइट्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, अगर उस बंदे की उस ज़मीन में कोई शेयर है तब वो दरख्वास्त दे सकता है। दूसरी बात कि अगर किसी कोर्ट की डिग्री, कोर्ट के फैसले की वजह से वो उस ज़मीन का मालिक बना है तो वो दरख्वास्त दे सकता है। तीसरी चीज़ के जो जॉइंट ओनर्स हैं, जो बाकी मालिकान है उस ज़मीन में, उस स्टेट में, जो बाकी मालिकान हैं वो एक्नॉलेज करें, रिटर्न में एक्नॉलेज करें उस बंदे की ओनरशिप को। तो तब वो जो है वो दरख्वास्त दे सकता है। ये तीन कंडीशन यहाँ पे बताई बताई गई हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 135 ए, पार्टीशन इन केस ऑफ इनहेरिटेंस। कि अगर वरासत के जो है वो विरासती ज़मीन का इंतकाल करना, उसकी पार्टीशन करनी है तो वो किस तरह होगा। तो वो कहता है कि जब भी विरासती इंतकाल बगैर किसी दरखास्त के पास होगा तो रेवेन्यू ऑफिसर तमाम मुश्तरका मालिकान को नोटिस भेजेगा और 30 दिनों में रजामंदी के साथ एक तकसीम की स्कीम जमा करवाने का कहेगा। कि अगर वो विरासती ज़मीन है तो रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा कि जितने भी मालिकान हैं उन्हें कहेगा कि आप सब लोग जो है वो 30 दिनों के अंदर अंदर जो है वो एक स्कीम जमा करवाएं। कि अगर मीन्स कि आप आपस में बैठ के जो है वो डिसाइड कर लें और जो है वो एक स्कीम ले आए कि जी हम इस तरह से सब राज़ी हैं, इस तरह अगर इसको तकसीम किया जाए, इसको हम खानगी तकसीम भी कहते हैं। तो उस तरह जो है वो एक स्कीम का कहेगा कि आप लोग वो स्कीम जमा करवाएं। अगर वो स्कीम जमा करवाते हैं तो रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो उसको अफर्म कर देगा, उसको एक्नॉलेज कर लेगा, उसको एडमिट कर लेगा। ठीक है। आगे वो कहता है कि वैसे तो जो ये जो सेक्शन इससे नीचे आ रहा है 136, इसमें रिस्ट्रिक्शन है कि अपनी मर्जी से जो है वो कोई बंदा जो है वो तकसीम नहीं कर सकता। मींस के कुछ लिमिटेशंस पार्टीशन पे लगा दी गई हैं नेक्स्ट सेक्शन 136 में। तो वो कहते हैं उसमें तो पाबंदी है, लेकिन अगर वो अपनी रजामंदी से इसे तकसीम कर लेते हैं तो इसमें जो है वो कोई जो है वो मसला नहीं है। फिर वो कहता है कि अगर वो लोग स्कीम जमा नहीं करवाते तो फिर रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा कि वो जो पार्टीशन की एक प्रोसीडिंग होती है वो उसको कंटिन्यू करेगा। देख लेते हैं इसको कि किस तरह से इनहेरिटेंस में क्या होगा। कि जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर जो मुश्तरका मालिकान है उन्हें कहेगा कि जी वो खुद ही जो है वो एक स्कीम ले आए तकसीम की। अगर वो तकसीम ले आते हैं तो रेवेन्यू ऑफिसर उसे एडमिट कर लेगा और वैसे ही वो तकसीम कर देगा। अगर जो है वो स्कीम जमा नहीं करवाते तो रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो पार्टीशन से रिलेटेड प्रोसीडिंग शुरू कर देगा। सेक्शन 136 से जो रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन और पार्टीशन के तकसीम पे जो तकसीम है उस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस लगा दी गई हैं। सबसे पहले वो कहता है कि कोई भी इबादत गाह या जो है वो कब्रिस्तान है जो कॉमन पर्पस के लिए यूज़ होता था, वो तकसीम के बाद भी उसी तरह वो कॉमन पर्पस के लिए इस्तेमाल होता रहेगा। दूसरा वो कहता है कि पार्टीशन नहीं हो सकती, किन किन जगह की पार्टीशन नहीं हो सकती। सबसे पहले कहता है एनी इम्बैंकमेंट, के मतलब को बांध वगैरह बने होते हैं ना, उनकी पार्टीशन नहीं हो सकती। उसके बाद वाटर कोर्सेज की नहीं हो सकती, कुएं जो होते हैं उनकी नहीं हो सकती, टैंक्स की नहीं हो सकती। और लैंड विच द सप्लाई ऑफ वाटर टू एनी वर्क में डिपेंड। कि अगर कोई इस तरह की लैंड है जहाँ से पानी गुजर के जाता है किसी काम के लिए तो उस
जो है वो उस जगह की भी तकसीम नहीं हो सकती। उसके बाद कहता है एनी ग्रेजिंग लैंड ग्राउंड, मतलब कोई चारागाह है तो उसकी भी तकसीम नहीं हो सकती। तीसरा वो कहता है कि any land occupied as a site of village or town, if the revenue officer think partition may cause inconvenience to co-sharer or other person directly and indirectly, कि कोई जो है वो विलेज साइट है, कोई विलेज है या टाउन है और रेवेन्यू ऑफिसर को लगता है कि अगर मैं इसकी तकसीम करता हूँ तो इससे जो है वो कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं कोशेयर या बाकी जो है वो लोगों के दरमियान, और अ, उससे जो है वो उन मसाइल से बचने के लिए वो जो है उसकी तकसीम नहीं करेगा। सेक्शन 137 है नोटिस ऑफ एप्लीकेशन फॉर पार्टीशन, कि अगर कोई बंदा देता है, ऊपर हमने जो बात की कि जो है वो अगर कोई बंदा जो है वो खुद से वो तकसीम करना चाहते हैं, उसकी बात की। यहाँ पे 137 में हम देखेंगे कि अगर कोई बंदा एप्लीकेशन लेके आता है तकसीम की तो फिर क्या होगा। तो फिर जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर शैल फिक्स ए डे फॉर हेयरिंग, एंड के रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो हेयरिंग का एक दिन मुकर्रर करेगा, और उस दिन क्या करेगा कि सबको नोटिस करेगा जितने भी कोशर हैं। दूसरा वो क्या करेगा कि वो नोटिस और क्लेमेशन टू एनी पर्सन ही थिंक्स इज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड, कि दूसरा वो जो है वो नोटिस करेगा या ऐलान करेगा उस बंदे को जिसको वो समझता है कि वो बंदा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस पार्टीशन से वो लिंक्ड है, वो इंटरेस्टेड है, तो वो जो है उसे नोटिस करेगा। सेक्शन 138 है एडिशन ऑफ पार्टीज टू एप्लीकेशन, के एप्लीकेशन जो दी गई है उसमें अगर एडिशन करनी है पार्टीज की तो वो किस तरह से होगी। कि वो कहता है कि जो हेयरिंग के दिन होगा उस दिन जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो असर्टेन वेदर एनी ऑफ अदर कोशेयर डिजायर पार्टीशन, कि वो असर्टेन करेगा कि कोई जो है वो जितने भी कोशेयर हैं कौन कौन जो है वो डिजायर करता है पार्टीशन की और कौन नहीं करता। इफ सो द रेवेन्यू ऑफिसर शैल ऐड देम एज ए एप्लीकेंट्स फॉर पार्टीशन, तो जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो जो जो लोग रजामंद होंगे पार्टीशन में उन्हें एज एप्लीकेंट जो है वो ऐड कर लेगा। सेक्शन 139 ओमिट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। सेक्शन 140 है प्रोसीजर ऑन एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन, कि वो जो ऊपर जिस एप्लीकेशन के हमने बात की है 137 में, कि अगर कोई बंदा जो है वो पार्टीशन की एप्लीकेशन देता है तो उसी का वो कहता है कि प्रोसीजर क्या होगा अगर कोई एप्लीकेशन देता है और वो एप्लीकेशन एडमिट हो जाती है तो फिर क्या होगा। तो फिर रेवेन्यू ऑफिसर जो है शैल डिटरमिन इफ एनी disputes dispute exist between interested parties, distinguishing between कि पहले तो वो रेवेन्यू ऑफिसर ये डिटरमिन करेगा कि कोई डिस्प्यूट तो नहीं है इन दोनों पार्टीज के दरमियान, या जितनी भी पार्टीज आई हैं उनके दरमियान कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, कोई झगड़ा तो नहीं है। और उसके बाद जो है वो डिस्टिंग्विश करेगा किन किन चीज़ों में। क्वेश्चन अबाउट द टाइटल ऑफ द पर्सन सीकिंग पार्टीशन, कि उस अगर कोई टाइटल का क्वेश्चन है तो उससे रिलेटेड जो पर्सन पार्टीशन सीक कर रहा है उसको देखेगा। दूसरा क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रॉपर्टी डिवीजन और द मोड ऑफ पार्टीशन, कि अगर कोई क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर्टी की डिवीजन से रिलेटेड है या मोड ऑफ पार्टीशन के पार्टीशन के तरीके से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो उन्हें पहले रिजॉल्व करेगा। दो चीज़ें इसमें उन्होंने कही हैं, एक कि अगर कोई टाइटल से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसको जो है वो रिजॉल्व करेगा। दूसरा अगर कोई प्रॉपर्टी के डिवीजन या मेथड ऑफ डिवीजन से रिलेटेड कोई मसला है तो उन्हें पहले रिजॉल्व करेगा। फिर जो है वो कहता है सेक्शन 141 में क्वेश्चन ऑफ टाइटल ऑफ होल्डिंग, कि अगर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये होल्डिंग किसकी है, इसको कहते हैं क्वेश्चन ऑफ टाइटल, कि ये ज़मीन किसकी है। अगर ये डिटरमिन करना मुश्किल है कि ये जो है वो प्रॉपर्टी किस बंदे की है तो वो वहाँ पे क्या होगा, इफ़ द टाइटल रिलेटेड क्वेश्चन अराइजेज, अगर टाइटल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अराइज होता है आरओ विल इंक्वायर, रेवेन्यू ऑफिसर जो है इंक्वायरी करेगा और डिसाइड करेगा इस मैटर को। नेक्स्ट सेक्शन 142 है डिस्पोजल ऑफ अदर क्वेश्चन,
कि इसके अलावा जो हमने क्वेश्चन ऑफ टाइटल का, उसके अलावा अगर वो क्वेश्चन राइज होते हैं तो रेवेन्यू ऑफिसर जो है उसमें भी इन्वेस्टिगेट करेगा और डिसाइड करेगा, और जो भी वो फैसला देगा उसकी वो रीजंस रिकॉर्ड करेगा कि उसने ये फैसला क्यों दिया है। दूसरा, अब जो भी वो फैसला देगा, अगर किसी बंदे को लगता है कि ये उसके उसके साथ नाइंसाफी हुई है, तो वो जो है उसके खिलाफ अपील कर सकता है विदिन 30 डेज के, 30, उसका फैसला आने के 30 दिन के अंदर अंदर वो उसके खिलाफ अपील करेगा। और जब तक वो अपील का प्रोसेस चलेगा, वो अपील जो है वो एडमिट या रिजेक्ट नहीं हो जाती, ये जो पार्टीशन की प्रोसीडिंग है ये वहीं पे स्टे हो जाएगी। आगे सबसेक्शन 3 में कहता है कि इफ an applicant is dissatisfied with the original appellant order, they may apply for permission to withdraw from proceeding related to the partition of the share। कि वो कहता है कि अगर जो कोई एप्लीकेंट है उस वो सेटिस्फाइड नहीं है जो रेवेन्यू ऑफिसर ने फैसला किया, या वो अपील में गया, तो जो फैसला वहां से आया अगर वो दोनों से मुत्फिक नहीं है, उसे लगता है कि नहीं मेरे साथ ज्यादती हो रही है, तो वो जो है वो अप्लाई कर सकता है कि उसे परमिशन दी जाए कि वो पार्टीशन की प्रोसीडिंग से खुद को अपने शेयर को जो है वो विड्रॉ कर ले। तो अगर वो अप्रूव हो जाती है तो वो जो है वो उससे जो है वो विड्रॉ कर सकता है। If an applicant withdraws, the RO shall ask the other applicant if they want to continue the partition process। तो अगर वो उससे विड्रॉ कर लेता है तो रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो दूसरे एप्लीकेंट से पूछेगा कि क्या वो जो है वो पार्टीशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं इस प्रोसेस को या नहीं। इसको ज़रा समझे। सेक्शन सबसेक्शन 3 और 4 में वो कहता है कि अगर कोई एप्लीकेंट है, उसको अगेंस्ट रेवेन्यू ऑफिसर ने जो है वो फैसला दिया और अपील में गया, वहाँ भी फैसला उसके अगेंस्ट आ गया, तो वो जो है वो एप्लीकेशन दे सकता है कि जी मैं जो है अपने हिस्से की तकसीम जो है वो नहीं करवाना चाहता, मैं अपनी तकसीम की एप्लीकेशन विड्रॉ करता हूँ। तो अगर वो अप्रूव हो जाती है तो वो उससे विड्रॉ कर लेगा। जब वो विड्रॉ कर लेगा तो जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो बाकी एप्लीकेंट से पूछेगा कि क्या वो इस पार्टीशन की प्रोसीडिंग को कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। सेक्शन 142A, टाइम लिमिट फॉर डिसीजन ऑफ पार्टीशन केसेस, के जो पार्टीशन के केसेस होंगे उनके लिए एक टाइम लिमिट होगी। वो टाइम लिमिट कितनी होगी कि इस तरह के केस कितनी देर में डिसाइड करने हैं। तो सबसेक्शन 1 में वो कहता है कि 180 दिनों में जो है, जब वो एप्लीकेशन आएगी उसके 180 दिनों तक जो है वो डिसाइड करने का पाबंद है आर आर द सैंक्शनिंग ऑफ एन इनहेरिटेंस म्यूटेशन, या जो इनहेरिटेंस जो विरासती इंतकाल हुआ है उसको सैंक्शन करने की जो है वो उसको सैंक्शन करेगा या उसको जो है वो डिसाइड करेगा। सब सेक्शन 2 में कहता है कि अगर आरओ ऐसा नहीं करता और 180 दिनों में जो है वो कहता है कि कोई ऐसी मतलब कोई ऐसा सरकमस्टांसिस को ऐसे हालात बन गए हैं कि उसे वो 180 दिनों में डिसाइड नहीं कर पाता, तो वो क्या करेगा कि 180 दिन कंप्लीट होने से 15 दिन पहले कलेक्टर को जो है वो इन्फॉर्म करेगा और रिक्वेस्ट करेगा कि जी ये जो है वो एक्सटेंशन कर दें, दिन जो है वो आगे बढ़ा दें, कि मैं 180 दिनों में कंप्लीट नहीं कर पाया, कुछ ऐसी रीजंस की वजह से जो उसके अख्तियार से बाहर थी। तो जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसके एक्सटेंशन दी जाए। तीसरा वो कहता है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में, कि अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस आ गए हैं तो वो फिर वो जो है एक दफ़ा जो है वो 60 दिन की मोहलत, 2 माह की मोहलत उसे दे सकता है। आगे वो कहता है कि अगर कोई टाइटल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, मतलब यही डिसाइड नहीं हो रहा कि ये जमीन का जो है वो ओनर कौन है, मालिक कौन है, तो वो क्या कहता है कि सवाल पैदा हो गया तो 180 दिनों के साथ 180 दिन उसे और दिए जाएंगे कि वो जो है वो इसे डिसाइड करे। आगे सब सेक्शन 5 में कहता है कि अगर रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो
डिसाइड नहीं कर पाता मैटर, जितना उसे टाइम दिया गया था उस टाइम फ्रेम के अंदर वो जो है वो उसे डिसाइड नहीं कर पाता, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो लाइबल है कि वो उसके अगेंस्ट जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शन ले। नेक्स्ट सेक्शन 143 में कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम पार्टीशन, के जो प्रॉपर्टी जिसकी हमने बात की थी ऊपर सेक्शन 136 बी में कि जो है वो ज़मीन उसकी पार्टीशन नहीं होगी, जिसमें हमने कहा था कि जो बंद वगैरह है उनकी नहीं होगी, कब्रिस्तान की नहीं होगी, चारागाह की नहीं होगी। तो वो जितनी भी हमने ऊपर बात की थी कि इनकी पार्टीशन नहीं होगी, तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि वो जिनकी पार्टीशन नहीं होगी उनको जो है वो किस तरह से मैनेज किया जाएगा। तो इसमें वो कहते हैं कि वो जो ज़मीन है उसे आरओ एडमिनिस्ट्रेटर करेगा, आरओ उस ज़मीन को चलाएगा, और रेवेन्यू ऑफिसर डिसाइड करेगा कि एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट्स जो है उस लैंड से जो आ रहे हैं, जो उस लैंड पे जो खर्चे हो रहे हैं और उससे जो प्रॉफिट आ रहा है उसको किस तरह से जो है वो बर्दाश्त करना है, और उससे जो है वो कोशेयर के दरमियान जो है वो किस तरह से जो है वो डिवाइड करना है। तो ये जो है रेवेन्यू ऑफिसर डिसाइड करेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 144 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू और रेंट आफ्टर पार्टीशन। अब अगर जॉइंट ओनर थे तो वो जो है वो पार्टीशन के बाद जो है वो लैंड रेवेन्यू कौन और कितना कितना पे करेगा, ये भी जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो डिसाइड करेगा कि कितनी अमाउंट जो है वो कौन सा बंदा कितनी अमाउंट जो है वो रेवेन्यू की पे करेगा। सेक्शन 145 में कहता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन के जब तकसीम मुकम्मल हो जाएगी तो रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन या दस्तावेज से तकसीम तैयार करवाएगा, और उसमें वो तारीख दर्ज करेगा कि जिस दिन से वो पार्टीशन जो है वो मौसर होगी, वो जो है एप्लीकेबल होगी, वो उसमें दर्ज करेगा। सेक्शन 146 में कहता है डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ पार्टीशनड प्रॉपर्टी, के जो कब्जा है पार्टीशनड प्रॉपर्टी का वो किस तरह से होगा। तो वो कहता है कि तकसीम के बाद जो ज़मीन जिस शख्स की मलकियत में आएगी वो उसके कब्जे का भी हकदार है। अगर इस तकसीम के 3 साल के अंदर अंदर कब्जे की दरखास्त आती है तो उसे अदालत की डिग्री समझकर इस पे अमल दरामद करवाया जाएगा। मीन्स के जो बंदा जब जमीन तकसीम होगी तो जाहिर सी बात है तकसीम होने के बाद जिस बंदे के हिस्से में आई है वो उसकी जो है वो पोजेशन का उसके कब्जे का भी हकदार है, जाहिर सी बात है उसकी ज़मीन है। तो उसके जो है वो कहता है कि तकसीम के 3 साल के अंदर अंदर तक उसे मतलब अगर कब्जा नहीं मिलता और वो एप्लीकेशन देता है कि मुझे कब्जा दिलवाया जाए, तो वो एप्लीकेशन ऐसे ही समझी जाएगी कि जैसे अदालत में कोई हुक्म दे दिया है। तो अदालत के हुक्म पे जैसे अमल दरामद किया जाएगा वैसे ही उस दरखास्त पे भी अमल दरामद किया जाएगा। यहाँ पे 3 साल का जो टाइम पीरियड है वो इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 147 है अफर्मेशन ऑफ प्राइवेटली अफेक्टेड पार्टीशन, कि हमने एक बात तो की थी जी कि जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर को दरखास्त दे के आप तकसीम करवा सकते हैं। दूसरा हमने ये भी बात की थी कि वो खुद भी जो है वो आपस में बैठ के म्यूचुअल कंसेंट से जो है वो ज़मीन की तकसीम करवा सकते हैं। तो वो कहता है कि अगर रेवेन्यू ऑफिसर की मदाखलत के बगैर ज़मीन तकसीम हुई है तो कोई भी मुतलका शख्स जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर को अफर्मेशन की दरखास्त दे सकता है कि जी ये हमने जो है वो म्यूचुअल कंसेंट से डिसाइड कर लिया है तो आप जो है वो इसको अफर्म कर दें, इसको जो है वो अ, पक्का कर दें, इसको पुख्ता कर दें। तो वो क्या कहते हैं कि जो ही उसे रिसीव होगी एप्लीकेशन तो रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो एक इंक्वायरी कंडक्ट करेगा ये चीज़ कंफर्म करने के लिए कि जो पार्टीशन है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है, वो जो है वो नाफिजुल अमल हो चुकी है प्रॉपरली। तो फिर जो है वो अफर्मिंग ऑर्डर जो है वो इशू कर देगा, वो उस पे मोहर लगा देगा। नेक्स्ट सेक्शन 148 पावर टू मेक रूल्स रिगार्डिंग पार्टीशन कॉस्ट,
कि जो पार्टीशन है, जो तकसीम है, उस पे कुछ कॉस्ट तो आएगी। तो जो कॉस्ट से रिलेटेड रूल्स हैं वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाएगा। लेकिन वो पहले परमिशन किससे लेगा? गवर्नमेंट से। ये हम सारे एक्ट में तकरीबन इसी तरह की बात पड़ी है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रूल्स बनाएगा विद प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट सेक्शन 149, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू कस्टम। कि अगर किसी एरिया में कोई कस्टम इस तरह की है, कोई रवाज इस तरह की है कि वो जो है वो ज़मीन पीरियोडिकली रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, पहले किसी के पास थी, फिर पीरियोडिकली वो रीडिस्ट्रीब्यूट हुई है, तो जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो इन्फोर्स करेगा रीडिस्ट्रीब्यूशन अपॉन रिक्वेस्ट और एप्लीकेशन। के रिक्वेस्ट पे या एप्लीकेशन पे जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन को इन्फोर्स करेगा। इसका लास्ट सेक्शन है सेक्शन 150, ऑफिसर्स empowered टू एक्ट अंडर दिस सेक्शन। इस सेक्शन के अंदर जो है वो कौन सा बंदा empowered है? तो जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर हैंडलिंग पार्टीशन प्रोसीडिंग अंडर दिस चैप्टर मस्ट नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1। कि जो भी रेवेन्यू ऑफिसर जो पार्टीशन से रिलेटेड प्रोसीडिंग को जो है वो हैंडल कर रहा है, उनसे डील कर रहा है, तो वो जो है वो असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 के रैंक का होना चाहिए। इससे निचला बंदा जो है वो पार्टीशन से रिलेटेड प्रोसीडिंग से डील नहीं कर सकता। तो दैट्स इट फॉर टुडे। ये आज का आपका लेक्चर था। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह जो है आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।